So by this time in the chapter acids and bases, we have already discussed about the properties of acids as well as bases. हमें ये पता चल गया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है. ठीक है. उसके अलावा हम इंडिकेटर्स के बारे में भी बात कर चुके. केवल एक इंडिकेटर हमने छोड़ा था जिसको हमने कहा था बाद में बात करेंगे, दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर. आज थोड़ा सा पीएच के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे. वी विल एक्चुअली डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हाँ, हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड कैन बी और हाउ स्ट्रॉन्ग अ बेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द यूज़ ऑफ पीएच. तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पीएच होता क्या है बेसिकली. ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. तो समझे कि pH is basically a scale used for calculating the strength of an acid or a base or even a salt. ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बेसिकली एक स्केल पर मेज़र किया जाता है. हाँ, एक ऐसा इंडिकेटर जिसको यूज़ करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करेंगे जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं. तो पीएच तो एक स्केल हो गया जिसमें कलर चेंजेस के थ्रू एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एसिड की या बेस की वेरियस स्ट्रेंथ्स बताता है. तो हम ये समझें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है और पीएच स्केल क्या है, इनके मतलब क्या है. पीएच has originated from the word potens. This is a German word. ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा आपको ये जानकारी. तो पोटेंस का मतलब होता है पावर और H का मतलब है हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं. हाइड्रोनियम मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन आयन आफ्टर गेटिंग रिलीज बाय एन एसिड कंबाइंस विद द H2O मॉलिक्यूल देन इट बिकम्स हाइड्रोनियम H3O प्लस. तो मैथमेटिकली pH इज एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो पता चलता है हमें पीएच से. हाँ, पीएच क्या बता रहा है हमको? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेवल बता रहा है. एंटी लॉग बेसिकली आपने पढ़ा नहीं है मैथमेटिक्स में. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि लॉग टेबल हमको लार्ज नंबर्स के बारे में सिंप्लीफाइड मैनर में बताती है. तो एक लॉग टेबल होती है, वैसे एक एंटी लॉग टेबल होती है. उस एंटी लॉग टेबल, अब लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल पढ़ाना पर्पस नहीं है यहाँ पे, उसके बारे में बस मैं जानकारी दे रहा हूँ. आपको ये पता चल जाए पीएच आया कहाँ से, क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है. तो पीएच जो है उसका कैलकुलेशन एक एंटी लॉग माइनस मतलब एंटी लॉग टेबल पर किया गया कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है उसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए तो एक जो वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू निकलता है दैट इज़ पीएच. तो अलग अलग सॉल्यूशन के पीएच अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू H प्लस आयन कंसंट्रेशंस इन अ गिवन सॉल्यूशन. ठीक है. तो उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर के 14 तक है. जो ये मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको हम एंटी लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, उस पीएच की रेंज जो है वो 0 से लेकर के 14 तक हो सकती है. The higher the concentration of hydrogen ions in a solution, the lower will be the pH value. तो pH का वैल्यू जितना 0 के करीब है उतना ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन है. और आप ये तो जानते ही हो कि H प्लस आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड. तो 0 के करीब एसिडिक है क्योंकि देयर इज हाई H प्लस आयन और H3O प्लस आयन, एक ही बात है, आयन कंसंट्रेशन. यानी अगर pH 0 हो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है सॉल्यूशन,
अगर pH 14 है तो फिर इट इंडिकेट्स अ वेरी लो H plus ion concentration, that means high OH minus ion concentration. अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी अल्कलाइन या बेसिक होगी। जितना ज़्यादा वो 14 के करीब है उतना ज़्यादा अल्कलाइन या बेसिक है। अगर किसी बेस का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उनका pH जो होगा वो 14 के करीब होगा, हायर साइड पे होगा। जो माइल्ड बेसेस हैं, जैसे कि आपके ऐसे सॉल्ट्स आपने देखे होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऐसे बेसेस जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। हम देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो pH है वो 10 के आसपास है। इसका मतलब कि वो बेसिक तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। pH between them, exactly between them, that is 7. 7 pH shows that the solution is neither acid nor base. It is actually न्यूट्रल। जितना 0 के करीब उतना एसिडिक, जितना 14 के करीब उतना बेसिक, जितना 7, अगर 7 है तो फिर वो न्यूट्रल है। कोई बेस जितना 7 के करीब pH शो करता है वो उतना ही वीक बेस होता है। कोई एसिड जितना 7 के करीब pH शो करता है वो उतना ही वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस 7 से दूर pH वाले होते हैं। 14 इज द एक्सट्रीम बेसिक, 0 इज द एक्सट्रीम एसिडिक। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी pH जो होती है वो 0 के करीब होती है। ठीक है, तो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, हम देखेंगे कि किस तरह से हम pH पता करते हैं विद द यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये भी समझ लें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, जो कि हमने पहले छोड़ दिया था। पहले हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करने के लिए हमने कहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एसिड बेस पढ़ चुके होंगे। एसिड बेस पढ़ने से पहले हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात की थी, जिसमें हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर, कुछ कलर इंडिकेटर, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। बट हमने जनरली ये बोला था कि एसिड बेस इंडिकेटर्स और ओनली इंडिकेटर्स are those substances which change their color or smell, which change their physical properties when they come in contact with either acids or bases. तो एसिड बेसिस के कंटैक्ट में आने पर जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दे वो इंडिकेटर है, और हम उसे देख करके पहचान जाते हैं कि अच्छा ये एसिडिक है या बेसिक है। तो अभी तक हमने जो एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े वो ये बताते थे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर बताते थे। न्यूट्रल तो कोई बताता नहीं था। एसिड बेस के बारे में ज़रूर हमें पता चल जाता था। हमने लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर की बात की थी। हमें पता है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ऐसे ही हमने बात की थी टर्मरिक की, जो भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। हमने बात की थी चाइना रोज़ की। हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सोर्सेज से निकलने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो कि एक्चुअली कलर इंडिकेटर थे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने फिनाल्फ्थैलीन की बात की थी और हमने कहा था कि एसिड के साथ तो कोई कलर चेंज नहीं होता, उसका एक्चुअली कोई कलर होता नहीं है फिनाल्फ्थैलीन का, बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस इट्स कलर चेंजेस टू लाइट पिंक। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का है। When comes in contact with acid becomes red, when comes in contact with the base it becomes yellow। तो ये केवल ये बता पा रहे थे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब हम जो बात करेंगे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे, जो अपना कलर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन एसिड और अ बेस चेंज करता है।
वो किसी गिवन सॉल्यूशन की पीएच बता करके हमें ये बता देता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस कितना है, और वो ये भी बता देता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी कलर चेंज करके बता देगा कि हाँ इसका pH 7 है तो ये न्यूट्रल है। तो व्हाट इज़ एन यूनिवर्सल इंडिकेटर? अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डाइज। हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कई सारी डाइज का कॉम्बिनेशन है। अभी तक हम जो इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे वो एक सिंगल कलर थे, जैसे एक सिंगल सब्सटेंस थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी हमने बात की थी, तो वो सब सिंगल सब्सटेंसेस थे जो अपनी प्रॉपर्टीज तब चेंज करते थे जब एसिड या बेस की कांटेक्ट में आते थे। ये कॉम्बिनेशन जो है, इन कॉम्बिनेशन का जो न्यूट्रल कलर है वो ग्रीनिश है, ग्रीन कलर मान लो आप उसको, है ना। तो वो ग्रीन कलर का तब है जब वो ना तो एसिड या तो ना तो बेस की कांटेक्ट में है, या फिर वो किसी ऐसे सब्सटेंस की कांटेक्ट में है जैसे डिस्टिल्ड वाटर जिसका pH 7 है, यानी कि जो एसिडिक भी नहीं है और जो बेसिक भी नहीं है। हाँ, जिसमें H+ और OH- आयन कंसंट्रेशन बराबर बराबर है, इसलिए 7 pH होता है। अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH 7 से नीचे चला जाता है, और ज़्यादा बढ़ती है तो और नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो 0 के करीब, 1 के करीब पहुंच जाता है। सिमिलरली अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इन रेसिप्रोकेशन OH- आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और pH 7 से बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाएगी, और एक हायर वैल्यू ऑफ pH शोज दैट OH- आयन कंसंट्रेशन इज हाई, दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने कलर चेंज करता है। हाँ, हम दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन 2 ways। नंबर 1, आइदर इन द सॉल्यूशन ओनली, जिसमें हमें एक pH सॉल्यूशन, जिसको हम एसिड यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम बारी बारी से, जो सैंपल हमने चेक करने, जो सॉल्यूशंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने रख लिए, उनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की ड्रॉप्स डाल करके उनमें होने वाले कलर चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना ऑब्जर्वेशन नोट करके कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम बेसिकली उसको एक pH पेपर का यूज़ करके डिफरेंट सॉल्यूशंस को pH पेपर पर यूज़ करें। हाँ, pH पेपर पे यूज़ करना क्या है कि एक जो पेपर है उसको हमने pH इंडिकेटर से, pH सॉल्यूशन या यूनिवर्सल इंडिकेटर से प्रेग्नेटेड किया हुआ है, उसको अब्जॉर्ब कराया हुआ है उसके अंदर, और अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर कोई ना कोई एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उनकी ड्रॉप्स उसमें डाल रहे हैं और चेंजेस कलर हो रहे हैं, तो उनको चेक कर रहे हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर स्केल से। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है। मेरे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का pH पेपर है। बेसिकली pH पेपर के साथ में एक स्केल भी आता है, वो स्केल भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाद में तो हम वीडियोस के थ्रू देखेंगे ही खैर, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि pH पेपर कैसा होता है और उसके साथ में जो कलर स्केल मिलता है वो कैसा होता है। देखो हमारे पास ये एक स्केल है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आई होप आ रहा होगा, ये एक स्केल है। अब दिख नहीं भी रहा होगा कलर तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर 1 लिखा है, फिर एक एक के गैप से 1 3 5 7 ऐसा करके अप टू 14 यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है। सबका अलग अलग कलर है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है टॉप पर जिसमें 1 लिखा हुआ है वो डार्क रेड कलर है, 3 जो दिख रहा है वो ऑरेंज कलर है, 5 जो दिख रहा है वो येलोइश ग्रीन है, येलो कलर है मान लें आप, 6 और 7 जो है वो ग्रीन के अलग अलग शेड है, 7 को आप प्रॉपर ग्रीन बोल सकते हो, 8 जो दिख रहा है वो डार्कर साइड में ग्रीन है, 9 बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्लूइश में है, 10 अब ब्लू, उसका ब्लू कलर जो है वो परफेक्ट होता जा रहा है, 12 एंड 14 जो है वो डार्क ब्लू
जो कि जिसको आप बोल सकते हैं बहुत गहरा ब्लू, ब्लैकिश ब्लू है, ऐसा है। तो होगा क्या, पीएच पेपर ऐसा होता है, देखो ये जो ये येलो कलर की लीफलेट्स दिख रही है, वैसी जैसे हमने लिटमस पेपर देखा था उसी तरह की लीफलेट्स हैं ये। हाँ, आई कैन ओनली होप कि आपको दिख रहा है ये। ऑफलाइन क्लासेस होगी तो आपको थोड़ा ढंग से दिखा देंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है, लेकिन ये है ना, देखो ये लीफ जो होती है, इनमें से कोई भी एक लीफ को निकाल करके हम एक मार्बल नहीं, जो सिरामिक टाइल होती है उसके ऊपर रख देंगे। मार्बल क्यों नहीं, क्योंकि जो मार्बल होता है वो खुद कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ, और आपने एसिड बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसमें अगर आपको याद हो तो पता होगा कि हमने पढ़ा था कि ऑल द एसिड्स react with all the metal carbonates or metal bicarbonates to give three substances, metal salts, carbon dioxide and water। तो अगर आप मार्बल के ऊपर एसिड गिरा दोगे तो वो उसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो उसको छोड़ दो। मार्बल की टाइल नहीं लेनी है, सिरामिक टाइल आजकल जो फ्लोर के लिए बहुत यूज़ होती है, कहीं से भी मिल जाएगी, वहाँ से ले करके और हम उसके ऊपर इसे चिपका देते हैं, उसके ऊपर ड्रॉप डालते हैं तो देखते हैं कि ये कलर चेंज हो गया। जो कलर इसका चेंज हो जाता है, पीएच पेपर का जो कलर चेंज हो जाता है, उसको इसके साथ में मिला लेते हैं। समझो ऑरेंज हो गया तो हम ऑरेंज के साथ में उसको मिला लेंगे और हम मान लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली इसका जो पीएच है वो 3 है। तो इससे बेटर स्केल्स भी आते हैं मेरे पास, जो है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो अपन देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में देखेंगे हम। हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे कि हमने 6 अलग अलग बीकर्स ले रखे हैं, ठीक है जी। इन 6 अलग अलग बीकर्स में हमने रिस्पेक्टिवली रखा हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर हमारा जो होता है, डाइल्यूट कर दिया तो विनेगर कहते हैं हम। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, लेमन जूस आप समझते हो, वाटर आप समझते हो, ये वाटर डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। 9th क्लास में पढ़ा था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद जो वाटर बना है, मतलब पहले उसको हीट किया, वेपर में कन्वर्ट किया, फिर उसको कंडेंस कर दिया। कंडेंसेशन के बाद जो वाटर बना है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कोई एडिशनल एसिड या बेस जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो H+ आयन और OH- आयन्स बराबर होंगे। डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा। तो हम इसमें देखते हैं कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन। हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन और पीएच पेपर। तो पहले हम पीएच पेपर यूज़ करेंगे और दूसरी बार यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, और बारी बारी से देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीएच चेंज। मतलब पीएच की ऑब्जर्वेशन से हम किस तरह से स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं किसी सब्सटेंस की। तो क्या क्या चाहिए हमको, टाइल चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है वो तो ले लिए हमने। ड्रॉपर चाहिए हमको, पीएच पेपर चाहिए, इंडिकेटर सॉल्यूशन चाहिए, टाइल चाहिए जिसके ऊपर वो रखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, डाइल्यूट HCl। अच्छा, जो HCl, NaOH ये सब जो सॉल्यूशंस हैं, इनके सॉल्यूशन इनको डाइल्यूट करने के लिए भी हम केवल डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें हो सकता है कि कुछ आयंस पहले से हों। तो क्या होगा, सबसे पहले पीएच पेपर यूज़ करते हैं। जो A, B, C, D, E and F इनके ऊपर हम लेबलिंग कर देंगे। इन सब टेस्ट ट्यूब के नाम रख दिए C, D, E, F। हाँ, हमारे पास टोटल 6 टेस्ट ट्यूब्स और 6 अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, उनको हम लेबल करके फिर उनको डाइल्यूट कर देते हैं। 10 ml ऑफ ईच गिवन सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, 10 ml सबका ले लिया है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम एक टाइल लेकर के, सिरामिक टाइल है ये, इसके ऊपर हम पीएच पेपर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, वैसे ही डिपेंड्स है ना, बट दिस शुड बी अ वाइट ग्लेस टाइल। मार्बल यूज़ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, मार्बल के साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होगा कि हम पीएच पेपर रखेंगे और इसके ऊपर ही ड्रॉप डालेंगे जिस भी सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है।
तो पहले हमने डाइल्यूट HCl ले लिया। अब HCl आप खुद एंटिसिपेट करो कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बात हमने जब मिनरल एसिड्स पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड आर द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स वी नो। हाँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम वो भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चलो HCl ले लिया हुआ है इस वीडियो में, तो HCl ले लिया, ड्रॉपर में लिया। अब इसके ऊपर एक ड्रॉप टपकाएंगे तो कलर आपको समझना चाहिए। हमने कहा था कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कलर उतना ही ज़्यादा रेड की तरफ होगा। हमारा जो स्केल है वो भी दिखा रहा है कि डार्क रेड मतलब 1 pH, इसकी रेंज तो 1 to 14 है। तो इस पे ड्रॉप डाला और ये रेड हो गया। हाँ, ये रेड कलर का हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। रेड कलर मीन्स कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका pH जो होगा ये 1 के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग pH पेपर लेकर के, अब देखो आपने क्या किया कि वो अब वही वाला स्केल ले आए, जो स्केल हमारा था ना वो स्केल यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था उसको इन्होंने एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है कि हमने इसका कलर मैच किया तो हमें ये पता चला कि इसका जो pH है दैट इज़ अराउंड 1-2 के बीच में हो सकता है, 1 होने के चांसेस हैं। तो ये हमें इससे आइडिया लग गया कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर देखें आगे, इसी तरह से बाकी सबके लिए भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर pH पेपर का बन गया उसको स्केल के साथ में कंपेयर करना है। तो B जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था वो डाला तो देखा कि वो तो ब्लू हो गया, उसको कंपेयर किया तो पता चला कि उसकी pH 14 आई। तो सैंपल्स का फिर हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं और इन सब का बारी बारी से एक्सपेरिमेंट करके, जैसे HCl रेड है तो 1 है, NaOH पर्पल है तो 14 है, एसिटिक एसिड येलो है तो 6 है। हाँ, 6 ही हो, ज़रूरी नहीं 5 भी हो सकता है। लेमन जूस ऑरेंज है तो 2 है, फिर वाटर ग्रीन है तो 7 है, या डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लू है तो 9 है ना। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ pH पेपर। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि विद द यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि pH पेपर के बजाय यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके पास आपके सैंपल्स हैं, वैसे ही आपने ABCDEF 6 सैंपल्स के टेस्ट ट्यूब पे लेबलिंग कर दी है। अब उसमें आपने अपने अपने सॉल्यूशंस जो थे वो डाल दिए जो थे। ये HCl है, वो NaOH है, एसिटिक एसिड, लेमन जूस, वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और आप अब इसमें ड्रॉप डालोगे बारी बारी से। हाँ, तो इनके कलर चेंज हो जाएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब आप इसमें डालोगे तो बारी बारी से वो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, बस इतनी सी बात है। तो कलर चेंज वैसे ही होगा, जैसे जैसे कलर चेंज होगा आप वैसे एक स्केल लेकर के, pH स्केल लेकर के इसके साथ में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इनके कलर चेंज होते जा रहे हैं। सबके कलर अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज होते हैं जैसे pH पेपर पे चेंज होते हैं, और आप वैसे ही pH स्केल से इनको कंपेयर करते हो जैसे कि आप अदरवाइज करते थे, और इसमें आप इनकी वैल्यूज़ उसी तरह से डाल देते हो जैसे आपने पहले डाली थी। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाहे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करो, चाहे उसे pH पेपर में प्रेग्नेटेड फॉर्म में करो यूज़, आपको हर केस में जब भी आप उसका कांटेक्ट किसी एसिड, बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ में करवाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस चेंज होगा। तो उस कलर से जब हम pH स्केल को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाता है स्ट्रेंथ कितनी है। ये वाली बात आपकी बुक में अच्छे से आपको पता चल जाएगी।
आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ये तो स्केल है, ये बात आप समझ गए होंगे कि ये हमारा वेरिएशन ऑफ पीएच का एक डिटेल दिया हुआ है कि H+ आयन कंसंट्रेशन चेंज होने से, अब देखो यहाँ 0 का मतलब मैक्सिमम H+ आयन कंसंट्रेशन जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर मिनिमम OH- आयन कंसंट्रेशन जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो H+ आयन कंसंट्रेशन हाई है तब pH का वैल्यू कम है। हाँ, तो लो pH मतलब एसिडिक, हाई pH मतलब बेसिक। एसिडिक और बेसिक होना H+ आयन कंसंट्रेशन या OH- आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है सिंपली। तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स 14, एसिडिक नेचर बढ़ता है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स 0 एंड 7 इज न्यूट्रल। ठीक है, तो एक बात तो ये है जो आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए। दूसरी बात उससे भी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे कुछ सैंपल दे रखे हैं आपको एक्टिविटी की फॉर्म में। इस टेबल को देखो और इन चीज़ों को ठीक से याद कर लो कि गैस्ट्रिक जूस pH अबाउट 1.2, गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना हमने, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। अभी हम एक्सपेरिमेंटली जब HCl कैलकुलेशन कर रहे थे उसका pH कितना होगा, तो वो 1 निकल रहा था। अदरवाइज भी हम समझते हैं कि 1 के अकॉर्डिंग 1 के अराउंड HCl का pH होना चाहिए। एंड HCl इज़ द मेन एसिड जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होगा। उसके यूजेस भी आपने, उसके क्या क्या रोल्स हैं इनसाइड पीएच, इनसाइड डाइजेशन, वो भी हमने देखे थे। अब यहाँ पे आप समझे कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच आपसे पूछा जाए तो अबाउट 1.2 लिखना है। एनसीईआरटी में जो वैल्यूज़ लिखे हैं वो आपको याद कर लेने हैं, तो उसको अपने नोट्स के साथ ही हाईलाइट कर दो, वहीं पे लिख के रख लो कि ये बातें हमको भूलनी नहीं है कभी। लेमन जूस अबाउट 2.2, प्योर वाटर, प्योर वाटर इज एक्चुअली प्योर वाटर इन द सेंस कि अगर डिस्टिल्ड वाटर है तब तो 7, प्योर वाटर जो हम पीते हैं, या हमारा ब्लड 7.4, ब्लड पूछ लिया जाता है कि हमारे ब्लड का पीएच कितना है, आप लिखेंगे 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन, और ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, तो हमें भी स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम सूट करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, और इसको एक एंटासिड की तरह से यूज़ किया जाता है। एंटासिड का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करने का काम करे। ये एक बेस है, बेसिस आर यूज्ड एज एंटासिड। यहाँ पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम भी ऐड कर लें, NaHCO3, दैट इज़ बेकिंग सोडा। उसका पीएच 9 से 10 के बीच में होता है, 9.5 करीब। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें वो 9 था, तो वो भी एक एंटासिड की तरह से यूज़ किया जाता है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच अबाउट 14, हाँ वो हमेशा एग्जैक्टली 14 ही रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 14 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट शोज़ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये करोजिव बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें, है ना। फिर पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। देखो ये बात याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा भी एग्ज़ाम के टेस्ट्स में पूछूंगा मैं आपसे, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क देगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज। व्हाट इज दिस रेंज? 7.0 to 7.8। यानी कि हमारी बॉडी का पीएच ये है, ऐसा नहीं कि 7.8 से ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एज अ होल बात की हुई है, तो ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा एसिडिक या हम मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन की पीएच कितनी है? लेस देन 5.6। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको 1 मार्क देगा।
When acid rains flows into river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. इंडस्ट्रियल वेस्ट जब एक्वाटिक सोर्सेस में मतलब वाटर सोर्सेस में गिर जाता है तो फिशेस के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, है ना। ये सब बातें जो हैं ये आप सोचो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, कहीं भूल नहीं जाए हम। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड इन अनदर, अब ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने, हाँ, कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, वहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, इतने ज़्यादा एसिड की वजह से। हाँ, तो वहाँ पे वैसे तो खैर टेम्परेचर की वजह से भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स मिलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है ये हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा होना चाहिए। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल। अब वो सॉइल एसिडिक, देखो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है हमेशा। अगर उनके सॉइल में एसिडिटी हो गई तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट गुड क्रॉप। वाई? बिकॉज एसिडिक सॉइल में प्लांट्स का सर्वाइवल मुश्किल है। प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अब आप बोलोगे कि वो क्यों हो गया, एसिडिक क्यों हो गई सॉइल उनके खेत में, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि ऐसा पानी जो पॉल्यूटेड है वो चला गया हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें मिला हुआ हो, एसिडिटी ऑलरेडी हो उसकी, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो उसकी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा होने वाली बात है वो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, नॉट मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो वो मार्केट से ख़रीद के लाया है, उसका यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर देने पर प्लांट्स को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ, एसिडिक हो जाती है सॉइल। तो सॉइल में बिफोर सोइंग द सीड द फार्मर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, और ये पता करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उस सॉइल का टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट यही पीएच टेस्ट होता है। हाँ, कि अगर पीएच ऑफ द सॉइल बहुत कम है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। हम जो बात अब करने जा रहे हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द डे टू डे लाइफ यूसेज ऑफ पीएच का एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक बात हो गई कि सॉइल की, तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसका हमें उसमें जो पानी देते हैं, हाँ, इरिगेशन प्रोसेस जो होती है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें। हाँ, CaOH होल ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते ही हो कि इसे जब पानी में मिला देते हैं तो हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं। ये एक माइल्ड या वीक एसिड है जिसकी पीएच जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वीक एसिड नहीं, सॉरी, दिस इज़ अ माइल्ड बेस। तो ये माइल्ड बेस है जिसकी पीएच अराउंड 9 होती है, और इसको जब आप पानी में मिला करके डाइल्यूट करके और उसमें डालते हो अपनी सॉइल में, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को जो कि ऑलरेडी सॉइल का पीएच लोअर किए हुए है। तो बाय डूइंग दैट जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, वो पीएच को एलिवेट कर दे रहा है, 7 के पास लेके जा रहा है ना। अगर पीएच बहुत नीचे है, 4-5 के बीच में है, तो आपके सीड्स शायद ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाए और वो वहाँ पे करोड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। इसी तरह से पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं कुछ बातें वो बताऊंगा जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसके अलावा कुछ और बातें जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज सिक्रीटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स इन आर स्टमक। तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है, और उसका यूज़ आपको पता है, अपार्ट फ्रॉम अदर यूजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ वाज टू एक्टिवेट द
proteolytic enzyme inside the stomach so that the digestion of protein can be initiated. वो शुरू यहीं पे होता है, फाइनल डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन शुरुआत यहीं पे हो जाती है, जो हमने पेप्सिन की बात की थी। तो यहाँ पर ये तो एक बात है जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक और कंसेप्ट है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। हाँ, कि अगर अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया तो हम इनडाइजेशन बोलते हैं सिचुएशन को। द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। दिस इज नोन एज एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी और सिंपली एसिडिटी। पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो एंटासिड्स आर द बेसिस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। वो एंटासिड हमारे स्टमक में यूज किए जा रहे हैं। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ने एग्जाम्पल दिया था। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम MgOH होल ट्वाइस बोलते हैं, इज अ माइल्ड बेस, is often used for this purpose. We also use sodium bicarbonate as a sodium bicarbonate is baking soda, is also used as an antacid. ध्यान रखें कि ये बेस नहीं है, ये सॉल्ट है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हम इसके एंटासिड की तरह से रोल के बारे में बात कर रहे हैं। pH change as the cause of tooth decay. अगर हम टूथ डिके को थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे टीथ जो होते हैं दे आर बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल नोन एज इनेमल। इसका जो इनेमल है, इसका बाहर वाला लेयर है, आउटर लेयर, दिस। हाँ, ये जो आउटर लेयर दिखता है हमको, इसको हम इनेमल बोलते हैं। तो ये जो इनेमल है, ये इनेमल बेसिकली क्या कर रहा है? इनेमल जो है ये बड़ा हार्ड मटेरियल, इनफैक्ट हम कहते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है हमारी बॉडी की, हार्डेस्ट बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिर भी ये करोड हो जाती है, इसमें छेद हो जाते हैं। हाँ, एसिड के इम्पैक्ट से। तो एसिड जो है वो हमारे माउथ में कहाँ से आया, ये समझना ज़रूरी है। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? टूथ डिके का मतलब क्या? टूथ डिके का मतलब ये इनेमल ख़राब हो जाना है ना। इनेमल ख़राब होगा तो फिर धीरे धीरे अंदर तक छेद होता चला जाएगा, फिर उसका पल्प जो है वहाँ तक जब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ पे नर्व्स हैं तो फिर सेंसिटिविटी भी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे पूरा टूथ जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो एसिड का इम्पैक्ट है इनके ऊपर, तभी ऐसा हो पाएगा। हाँ, ये टूथ डिके तब शुरू होगा जब माउथ का pH जो है वो लोअर देन 5.5 होता है। 5.5 से नीचे pH अगर हो जाए तो फिर टूथ डिके वाली कंडीशन आ जाती है, माउथ एसिडिटी हो गई अभी। टूथ इनेमल जो बना हुआ है कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयन। हाँ, फॉस्फेट आयन इज PO3, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, PO3 आयंस। हाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट जो कंपाउंड है उससे बना हुआ है, और जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एसिड की प्रेजेंस में कैसे ख़राब होगा कि जब हम कुछ खाते हैं एंड द लेफ्ट ओवर फूड बिटवीन द टीथ, बीच में कुछ लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, दे स्टार्ट फीडिंग अपॉन देम। इसमें जो शुगर होती है खास करके, दे फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी दे ईट अप दैट शुगर, एंड एज अ रिजल्ट सम बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स आर फॉर्म्ड। ये एसिड आपके माउथ के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं, और आपके माउथ के अंदर का pH जो है वो डाउन होता है। तो इसीलिए एक डेंटिस्ट हमको सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रश करो, ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। आप जब भी कुछ खाएं
उसमें चाहे कुछ शुगरी आपकी नॉलेज के हिसाब से हो चाहे ना हो, आप आफ्टर एवरी मील अपने टीथ ब्रश कर लें। हाँ, उसमें एक टूथपेस्ट यूज़ करें जो कि बेसिक प्रॉपर्टी वाला होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच लेवल को स्टेबल रखेगा। उसके अलावा लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है वो भी नहीं रहेगा, तो फिर बैक्टीरिया फीड भी कहाँ करेगा। आपके माउथ में शुगर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो शुगर के ऊपर ही फीड करता है। ठीक है, आपने अगर ब्रश नहीं किया, खास करके आफ्टर डिनर ज़रूर ब्रश करना चाहिए क्योंकि डिनर के बाद बहुत देर तक हमारा माउथ जो होता है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता। हमारे सलाइवा में अदरवाइज़ इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप क्योंकि ब्रश नहीं प्रॉपरली कर रहे हो, रेगुलरली ब्रश नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी हो जाता है कि इसके ऊपर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, चिकनाई की लेयर बन जाती है, जो कि जो आपके सलाइवा में जो न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंस हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती। आपका एसिडिक मीडियम जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, तो हमारे जो टीथ है वो फिर धीरे धीरे एसिड की प्रेजेंस में ख़राब होने लग जाते हैं, है ना। तो टूथ डिके जो है उसके लिए पीएच लेवल जो है वो 5.5 के नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपने उसको नीचे जाने दिया 5.5 के बिलो तो फिर इसमें कैविटी हो जाएगी एंड दिस इज नोन एज टूथ डिके। तो ये एक बात हो गई टूथ डिके की, ये हमारे डे टू डे लाइफ में है। आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि करोजन होता है व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। ये बात आपको याद रखनी है, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ, इसको देख लो, नोट कर लो, अंडरलाइन करना है तो कर लो कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट्स which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। ठीक है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर के नाम से हमसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल वॉरफेयर। हनी बी स्टिंग, है ना, आपने देखा होगा बी स्टिंग को। नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूँ। ये बेसिकली इस तरह का एक जो हनी बी होती है उसके बैक साइड पर ये स्टिंग होता है। हाँ, इसका स्टिंगर जो है उसका एक क्लोजअप यहाँ पे दिख रहा है। इसके पीछे जिसको आप वेनम सैक बोलते हो उसमें एक एसिड भरा हुआ होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड या HCOOH बोलते हैं। दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। हाँ, फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मिका, एक स्पेशल टाइप की वुड में रहने वाली रेड एंट्स जो होती हैं उनको हम फॉर्मिका बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मिका जो है वो उसकी बॉडी में ये एसिड है जो कि स्टिंगर के थ्रू जिस स्किन पर वो स्टिंग किया जाता है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में या अटैक करने के लिए वो जब ये स्टिंग को अंदर पियर्स करती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड, इसको हम मीथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। हाँ, मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। हाँ, फॉर्मिका एंट स्टिंग में आया है इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये उसका जेनरिक नेम है। तो इस एसिड की वजह से स्किन इरिटेशन होने लगता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम कैलामाइन यूज़ करते हैं। हाँ, कैलामाइन इज कार्बोनेट ऑफ जिंक, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट विच इज़ नोन एज कैलामाइन। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में कैलामाइन एज एन ओर ऑफ जिंक हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये बात फिर से याद दिलाऊंगा। तो
ये जो कैलामाइन की बात हो रही है, जिंक कार्बोनेट की बात हो रही है, ये एक्चुअली क्योंकि इसका पीएच हायर साइड में है, ये एक सॉल्ट है विद बेसिक प्रॉपर्टी, वैसे ही जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन के काम में आता है। कैलामाइन का एक ऑइंटमेंट होता है, कैलामाइन का ऑइंटमेंट जब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से रिलीफ मिल जाता है बाय द बी स्टिंग। जो बी स्टिंग या हनी जो एंट स्टिंग है उससे हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो ये सब बातें हमको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ अ माइल्ड बेस, वी कैन ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। उसको थोड़ा सा पानी में मिला करके और उसे यूज़ कर लें। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स ना, नेटल लीव्स जो हैं ये एक तरह का प्लांट है बेसिकली, इसमें भी मिथेनोइक एसिड है कॉजिंग बर्निंग पेन। मिथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड जिसके बारे में हम अभी बात करके आए हैं, ये ज़रूर पढ़ो आप। ये भी एक छोटा सा एक वो है जो बताता है कि किस तरह से नेचर न्यूट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जहाँ पर नेटल स्टिंग होता है वहाँ साथ में डॉग प्लांट भी होता है जिसकी लीव्स अगर हमारी स्किन पर रगड़ दी जाए तो नेटल स्टिंग से होने वाला जो प्रॉब्लम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस मतलब जो झाड़ी होती है छोटी, विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगल में उगता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, नेटल लीफ में होता है स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग। आपको पता है स्टिंगिंग हेयर में मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड है, तो जब उसको टच कर लिया किसी ने तो वो स्टिंग कर देता है और उससे हमको, जब आप एक्सीडेंटली आपने उसको टच कर दिया तो आपको फिर बड़ा पेन होता है क्योंकि मिथेनोइक एसिड उसमें है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant, which often grows beside the nettle in the wild. मतलब जो उसे न्यूट्रलाइज करेगा वो भी वहीं उगता है, उसके पास ही जहाँ पे नेटल उग रहा है वहीं पे डॉग प्लांट भी होता है। तो डॉग प्लांट की लीव्स को अगर रगड़ दिया जाए तो वो उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है ऑफ वेरियस एसिड्स की। सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स मैंने आपको पहले बताया था, विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, सब बातें हम कर चुके हैं। एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड, उसके अलावा हमने एप्पल लिखा था मैलेइक एसिड, है ना। ये सब बातें तो हम कर चुके देखो। लेकिन अभी बात हमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। पीएच का डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट, उसमें कुछ और बातें जोड़ो आप जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है। मैंने कहा था जो बुक में दी हुई है वो पहले कर लेंगे, लेकिन अगर बुक में नहीं दी हुई है तो फिर हमको अलग से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि मिल्कमैन क्या करता है। हाँ, हमें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्कमैन जो है वो अपने, खास करके समर डेज में, वो अपने मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों बेकिंग सोडा मिलाता है? आपने देख लिया, बेकिंग सोडा NaHCO3 हैज़ अ pH अराउंड 9.5 करीब इसका pH होता है। ये वैसे भी ईटिंग पर्पस के लिए है, तो आप इसको दूध में अगर मिला दोगे तो वो नुकसान नहीं होगा, कोई पॉइजनस नहीं होगा, और वो उसे मिला करके पीएच को बढ़ा देता है। हाँ, किस लिए? कि जब वो दूध बेचने के लिए जाएगा, घर घर में दूध बेचने वाले लोग आते हैं ना, वो जब घर घर में जाएगा तो क्या करेगा, वो क्या होगा कि इतने टाइम में हो सकता है कि लैक्टोज शुगर का लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो वो रोक नहीं सकता, जिस तरह की कंडीशन में वो दूध को लेके आता है, तो वो पीएच बढ़ा देता है टू डिले कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। हाँ, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
आप लिखोगे टू डिले कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। एक बात। दूसरी बात, मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कलर पेल होता जा रहा है। एग्जाम्पल ताजमहल, वाइट मार्बल से बना हुआ ये मॉन्यूमेंट है जिसका कलर उतना वाइट नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है, जितना पहले था। उसका रीज़न हम बताते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से एयर में जाते हैं और दे कॉज एसिड रेन। एसिड रेन में जो एसिड्स होते हैं वो मॉन्यूमेंट में जो मार्बल होता है विच इज़ एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज़ अ मेटल कार्बोनेट। तो ये एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, ऐसा ही होता है हमेशा। और ये जो मेटल सॉल्ट बनेगा, समझो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, तो कैल्शियम सल्फेट इज नॉट एज वाइट एज द कैल्शियम कार्बोनेट वॉज, जो कि मार्बल है। तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे हमने खेती की बात तो कर ली, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसके दो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसमें एसिड है जनरली, उसको आप या तो सॉइल में फेंक देते हो या तो आप उसको वाटर बॉडीज में फेंक देते हो। इन बोथ द केसेस दे लोअर डाउन द pH ऑफ दिस सॉइल और वाटर। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब pH डाउन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, सॉइल एसिडिक हो जाएगा, वाटर एसिडिक हो जाएगा, एक्वाटिक लाइफ को इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो हम एसिड को इंडस्ट्रियल वेस्ट के फॉर्म में बाहर आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दें बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट। हाँ, these all are the examples of the practical use of neutralization in the day-to-day life. This is also the application of pH also, कि हम अपने pH को एक रीजनेबली टॉलरेबल रेंज में रखें। हमने कहा कि लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एक नैरो pH में होती है। तो अगर लाइफ को इम्पैक्टेड होने से बचाना है तो उस pH के बराबर अपने सराउंडिंग्स की pH रखें। हाँ, तो ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको बताई गई हैं आज की क्लास में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर वेरियस एग्जाम्स। कल की क्लास इन टेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसके बाद सॉल्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो, NCERT वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, जिससे कि अब एसिड बेसिस का साइड हमारा ख़त्म हो जाए और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएं। ठीक है, चलो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।